लखनपुर गांव में शंभू और घनश्याम नाम के दो पड़ोसी रहते थे। दोनों लकड़ी के खिलौने बनाकर बाजार में बेचते थे। उनके पास एक एक गधा था और संयोग से दोनों गधों में भी अच्छी मित्रता थी। घनश्याम का गधा बीनू मेहनती और समझदार था, जो हर काम लगन से करता, जिससे घनश्याम बेहद संतुष्ट रहता था। वहीं शंभू का गधा भोलू आलसी और कामचोर था। उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था और शंभू को बार बार उसे डंडे मारकर काम कराना पड़ता था। एक दिन, अरे ओए गधे नालायक, उठ! अबे उठ तो! और कितना सोएगा? देख तो सब जागकर अपने अपने काम पर निकल गए और एक तू है कि बस पड़े पड़े गधों की तरह आराम कर रहा है। अरे मैं भी क्या बोल रहा हूँ, है तो तू साला गधा ही। उठ जा! अरे मालिक, आपको आखिरकार बाजार पहुंचने की इतनी जल्दी क्या रहती है? बाजार तो दोपहर में लगता है, हम सुबह से पहुंचकर क्या करेंगे? शंभू को ये सुनकर गधे पर बड़ा गुस्सा आ जाता है और वो एक छड़ी उठाकर गधे को पीटने लगता है। मालिक, अच्छा, अरे जब सब लोग सुबह अपना सामान सजा लेंगे और बेचने लगेंगे तो तू वहाँ क्यों जाएगा फिर सामान खरीदने? बड़ा आया, इस सुबह से जाके क्या करेंगे? हैं? जल्दी उठ और चल ताकि हम अपना सामान और अपने बेचने की जगह तय कर सके वहाँ। समझा कि नहीं समझा? ये ले। मालिक मालिक, मैं समझ गया। गधे को ऐसे मार खाते देखकर पड़ोस में रहने वाला घनश्याम आता है। अरे 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 शंभू भाई, बस 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 रुक जाओ। क्यों सवेरे सवेरे इस बेचारे को मार रहे हो? वो भी जीव है। अरे बेचारा, अरे ये बेचारा मुझे सड़क पर लेके आएगा एक दिन। इसके आलस से तो मैं तंग आ गया हूँ। अरे जाने भी दो भाई, जल्दी से बाजार पहुंचो, यहाँ समय मत गवाओ। सुना है कि आज बाहर से भी कुछ लोग सामान खरीदने आने वाले हैं। जल्दी करो जल्दी करो। शंभू से बात करने के बाद घनश्याम अपने गधे के पास जाता है और उससे कहता है, मेरे प्यारे दोस्त, चल अब हम भी बाजार चलते हैं। हाँ मालिक, चलिए। और आज मैं थोड़ा ज्यादा ही सामान उठाऊंगा। कल रात मुझे बहुत अच्छी नींद आई है और भरपेट खा भी लिया है मैंने। चलिए मालिक। अरे एक तू है और एक तेरा वो कामचोर दोस्त शंभू का गधा है। तू उसे कुछ कहता क्यों नहीं है? समझा उसे, वो भी अच्छे से काम करे। वो भी, शंभू भी तो अपना पड़ोसी है ना। जब देखो तब वो शंभू से मार खाता रहता है और शंभू भी है, उसे इतना पीटता है कि बेचारा क्या ही कहे। मैं क्या करूं मालिक, मैं तो उसे हर रोज ही समझाता हूँ, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं मानता। मैं भी उसके आलस से तंग आ गया हूँ। घनश्याम और बीनू दोनों को ही शंभू के गधे भोलू की हालत पर बहुत तरस आता था, लेकिन भोलू अपनी हालत का जिम्मेदार खुद ही था। दोनों पड़ोसी अपने अपने गधों को लेकर बाजार पहुंच जाते हैं। बाजार में आज बहुत भीड़ थी। वहां पहुंचते ही घनश्याम और शंभू अपना सामान बेचने में लग जाते हैं। बीनू घनश्याम की खूब मदद करवा रहा था, लेकिन भोलू तो बस आराम करने का मौका ढूंढ रहा था। उसका काम करने में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। शाम हो जाती है और शंभू के थोड़े सामान बच भी जाते हैं। हाँ, आज तो बहुत थक गया हूँ। अब चलो भाई, जल्दी से घर चलते हैं। घनश्याम और बीनू तो घर चले भी गए थे, लेकिन शंभू देखता है कि भोलू कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। अरे ये भोलू का बच्चा अब कहाँ गायब हो गया? ऐन वक्त में ही पता नहीं कहाँ चला जाता है हमेशा। अब इस सामान को मैं घर कैसे ले जाऊं? बहुत देर ढूंढने के बाद भी जब भोलू कहीं नहीं मिलता है तो वो खुद ही सामान ढोकर घर ले जाता है। घर जाकर वो देखता है कि भोलू पहले से ही घर पहुंचकर सो रहा था। ये देखकर तो शंभू आग बबूला हो जाता है। अरे निकम्मे, मैं तुझे वहाँ ढूंढ ढूंढ कर थक गया और तू यहाँ आराम कर रहा है। रुक जा, आज तो तेरी खैर नहीं निकम्मा कहीं का ससुरा। रुक! शंभू गुस्से में भोलू को फिर से पीटने लगता है और भोलू जोर जोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज सुनकर घनश्याम और बीनू भी आ जाते हैं। मालिक, आज तो भोलू बहुत मार खा रहा है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है मालिक।
हाँ, बुरा तो मुझे भी लग रहा है बीनू, पर मैं आज शंभू से कुछ भी नहीं कह सकता। देखो ना, वो कितने गुस्से में है। जब शंभू भोलू को मार मार के थक जाता है तब वो अंदर कमरे में चला जाता है और आज वो भोलू को खाना भी नहीं देता है। भूखा प्यासा भोलू बाहर दरवाजे पर बैठा था। तभी बीनू वहां पर आता है और भोलू से कहता है, ये सब क्या है भोलू? देखो, मैं तुमसे इतना कहूंगा कि मन लगाकर काम किया करो, फिर भी तुम काम चोरी ही दिखाते रहते हो। देखो ना, तुम्हारे मालिक कितना गुस्सा करते हैं तुम पर। हाँ, देखो बीनू भाई, मैं तुमसे 1000 बार कह चुका हूँ कि मुझे काम करना अच्छा नहीं लगता। उससे आसान तो बैठे बैठे मार खा लेना लगता है, इसीलिए मैं खा लेता हूँ। बीनू भोलू का तर्क सुनकर दंग रह जाता है। वो समझ चुका था कि उसे समझाना व्यर्थ है, इसलिए वो चुपचाप वापस चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और आज शंभू फिर से बहुत गुस्से में था। बस भैया, बस बस बस, बहुत हो गया। अब मैं तुझ जैसे नालायक गधे को और नहीं पाल पाऊंगा। चल निकल, निकल मेरे घर से, निकल यहाँ से। मालिक, मालिक, मैं भला कहाँ जाऊंगा? मैं कहाँ जाऊंगा? अरे वो मुझे नहीं पता तू कहाँ जाएगा। तू बहुत समझदार बनता है, नेता बनता है जो आराम से पड़ा रहता है। मेरा काम कौन करेगा बोल? इसीलिए अब तू जा यहाँ से। तू अपने रास्ते निकल, मैं अपना देख लूंगा। बस मेरे घर से निकल जा, मेरा पीछा छोड़ दे। मैं समझा समझा के थक गया। निकल यहाँ से, निकल। शंभू गुस्से में भोलू को भगा देता है। बीनू ये सब देखकर भोलू के पीछे पीछे चला जाता है और उसे रोकने लगता है। अरे भोलू, अरे भोलू, तू कहाँ जा रहा है? रुक ना। मैं नदी के किनारे जा रहा हूँ बीनू। क्या? मगर तू वहाँ क्या करने जा रहा है भोलू? बीनू, मालिक मुझे पहले भी 2-3 बार घर से निकाल चुके हैं। मैं वहीं जाकर आराम करता हूँ और फिर मालिक का गुस्सा ठंडा होने के बाद घर वापस चला जाता हूँ। ओफो भोलू, तुझ में वाकई में जरा सी भी शर्म नहीं है? अरे ये शर्म हया छोड़, चल मेरे साथ। वहां नदी के किनारे पर बहुत सारे तरबूज भी लगे हुए हैं, साथ में खाएंगे। चल ना। बीनू को भी तरबूज बहुत पसंद थे, इसलिए वो भोलू के साथ चला जाता है। नदी के किनारे दोनों खूब दूर तक चलते हैं और एक एक तरबूज तोड़कर किनारे पर ही कुछ दूरी पर लगे एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। ओहो, जिसने भी ये तरबूज उगाए हैं वो थोड़ा पास में नहीं उगा सकता था क्या? हाँ, कितना दूर चल के हमें जाना पड़ता है। अरे तू इतना आलसी क्यों है भोलू? ये तो मुझे भी नहीं पता मेरे दोस्त, पर हाँ, पड़े पड़े खाने का मजा ही अलग है। दोनों दोस्त तरबूज खाने जा ही रहे थे कि तभी वहां पर एक साधु बाबा आ जाते हैं। अरे आप कौन हैं? आप तो इस गांव के नहीं लग रहे हैं। हाँ, मैं दूर के गांव से आया हूँ और भ्रमण पर निकला हूँ। थक गया था, इसीलिए नदी का पानी पीने के लिए रुक गया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आराम तो करना ही चाहिए। आराम से बड़ा सुख नहीं है इस जीवन में। मगर मुझे अब भूख सी लग रही थी। तुम्हारे ये तरबूज तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। कहाँ से लेकर आए हो? जी बाबा जी, बस वो सामने कुछ दूरी पर ही तरबूज लगे हुए हैं, वहीं से लेकर आए हैं। ओफो, अब वहां तक जाना पड़ेगा। अरे मैं तो बहुत थक गया हूँ, अब इतनी दूर कैसे जाऊं? अरे बाबा, आप मेरा ये तरबूज खा लीजिए, मैं अपने लिए दूसरा ले आऊंगा। क्या तू भी बीनू, इसीलिए तू पक्का गधा है। अरे मेहनत खुद करता है और फल दूसरों को देता है। आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए बाबा, ये लीजिए, आप ये तरबूज खाइए। बीनू अपना तरबूज साधु को दे देता है और खुद दूसरा तरबूज लेने चला जाता है। कुछ देर बाद जब वो दूसरा तरबूज लेकर लौटता है तो देखता है कि साधु जाने वाले थे। अरे बाबा, आप जा भी रहे हैं? हाँ, अब मुझे चलना होगा।
मैंने खूब आराम कर लिया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। मगर मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए बाबा। तुमने मेरी सेवा में मुझे तरबूज दिया, इसीलिए मैं भी बदले में तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। ये लो। साधु बाबा ने जो तरबूज खाया था उससे सुनहरे बीज निकले थे। बाबा ने बीनू को बीज देते हुए कहा, जिसे कुछ भी नहीं चाहिए होता है और कठोर कर्म जिसकी जीवन शैली का हिस्सा होता है, अक्सर ऊपर वाला उसे ही सब कुछ देता है। ये जाकर अपने मालिक को दे देना। इतना बोलकर बाबा वहां से चले जाते हैं। हाँ, बड़ा ही अजीब साधु बाबा थे। खैर चलो भाई, अब घर चलते हैं दोस्त। मेरे मालिक का गुस्सा भी अब ठंडा हो गया होगा। दोनों वापस घर आ जाते हैं। भोलू को उसका मालिक घर में जगह तो दे देता है, मगर वो उससे बहुत नाराज था। दूसरी तरफ बीनू अपने मालिक को नदी के किनारे हुई पूरी घटना के बारे में बताता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बीनू। लाओ, मैं इस बीज को अपने घर के आंगन में बो देता हूं। साधु बाबा ने दिया है तो कुछ अच्छा ही होने वाला होगा। बीज बोकर घनश्याम और बीनू दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह घनश्याम की आंख बीनू की आवाज से खुलती है। मालिक, मालिक, जल्दी आओ मालिक। मालिक, बड़ा चमत्कार हो गया मालिक। बीनू की आवाज सुनकर घनश्याम भागा भागा आता है और देखता है कि आंगन भर में तरबूज ही तरबूज उगे हुए थे। ये क्या? उन सुनहरे बीजों से रात भर में इतने सारे तरबूज निकल आए। हे भगवान! ये तो बहुत सारे हैं। घनश्याम आगे बढ़कर एक तरबूज तोड़ता है तो फौरन उसकी जगह पर एक नया तरबूज आ जाता है। ये देखकर तो सभी दंग रह जाते हैं। ये क्या? ये तो चमत्कारी तरबूज हैं। इन्हें चाहे जितना तोड़ो, ये कभी खत्म नहीं होंगे। वाह मालिक वाह, अब तो हमारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा ना। हाँ, अब इन्हें हम बेचकर खूब मुनाफा कमाएंगे। हाँ मालिक। ये सब तुम्हारा ही कमाल है मेरे प्यारे साथी बीनू। अरे बीनू बीनू बीनू, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। बीनू और घनश्याम का जीवन अब बहुत सरल और खुशियों से भरा होने वाला था। दूर खड़ा भोलू ये सब देख रहा था। कुछ देर बाद वो बीनू के पास आकर कहता है, अरे वाह बीनू, तुम्हारी किस्मत तो कमाल की निकली दोस्त। क्या भोलू, तुम अभी भी किस्मत को बड़ा मानते हो? क्या? मैं समझा नहीं। ये सब अगर किस्मत होता तो तुम भी तो वहीं थे ना भोलू। ये बीज मेरी जगह तुम्हें भी तो मिल सकते थे ना, क्यों? बीनू की बात सुनकर भोलू को अब एक झटका सा लगता है। देखो दोस्त, ये किस्मत नहीं मेहनत है, और सिर्फ मेहनत। जी हाँ, मैंने साधु बाबा की सेवा करने में कोई काम चोरी नहीं की, इसीलिए मुझे मेरी मेहनत का फल मिला। और सिर्फ मुझे ही क्यों, मेरे मालिक ने भी आज तक जो मेहनत की उसका उन्हें फल मिला। मगर तुम तो मेहनत से कोसों दूर भागते हो। तुम तो चाहते हो कि तरबूज लगाने वाला भी जहाँ तुम आराम करो वहाँ तरबूज लगाए, ताकि तुम्हें उठना भी ना पड़े। बीनू की बात सुनकर आज भोलू की जैसे आंखें ही खुल गईं। उसे अपनी सारी गलती एक पल में समझ आ गई। तुम सही कह रहे हो मेरे दोस्त। अब मैं सब कुछ समझ गया हूँ और मैं खुद से ये वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं काम चोरी नहीं करूँगा। बीनू के साथ हुए चमत्कार और उसकी बातों से भोलू के दिमाग पर एक गहरा असर पड़ा और उसने उसी दिन ये तय कर लिया कि अब कभी काम चोरी नहीं करेगा। उसने अपने मालिक से माफी मांगी और जमकर मेहनत करने लगा। उसके बाद उसकी किस्मत ने भी उसका खूब साथ दिया। भोलू और शंभू दोनों मेहनत करके खूब तरक्की करने लगे। सुंदरपुर गांव में रघु नाम का एक मेहनती किसान अपने परिवार के साथ रहता था। खेती ही उसकी एकमात्र आजीविका थी
उसके परिवार में पत्नी रेखा और पुत्र गगन के अलावा एक बहुत खास सदस्य भी था, और वो था रघु का प्रिय बैल ब्रह्मा। जब रघु बच्चा था तब उसके पिता ब्रह्मा को घर लाए थे। तब से ब्रह्मा और रघु एक दूसरे के परम मित्र थे। एक दिन रघु खेत में ब्रह्मा से हल खींचने का काम करा रहा था। ब्रह्मा, आज तो तूने बहुत मेहनत कर ली है। अब चलकर खाना खाते हैं। वैसे भी अब तो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। ब्रह्मा अपने मालिक की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है। उसकी मुस्कुराहट बताती है कि वो भी खाना खाने के लिए एकदम तैयार था। लाओ देखें आज खाने में क्या है। रघु अपना डब्बा खोलकर देखता है तो उसमें सूखी रोटी और प्याज थे। आज भी सूखी रोटी और प्याज है। और जरा देखूं तो तेरे लिए क्या है। रघु देखता है कि ब्रह्मा के खाने के लिए भी बस सूखी घास ही थी। लगता है कि मजेदार और स्वादिष्ट खाना आज भी हमारे नसीब में नहीं है ब्रह्मा। लेकिन तू बिल्कुल फिक्र मत कर। हम दोनों मिलकर जो खेती में इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, उसका फल हमें जल्द ही मिलेगा। अब तो फसल बस तैयार होने ही वाली है। ब्रह्मा रघु की बात सुनकर फिर से मुस्कुरा देता है। तू कुछ बोलता नहीं है ब्रह्मा, लेकिन तेरी आंखें सब कुछ कह देती हैं। तू इस रूखे सूखे में भी मेरा साथी है। देखना, आगे चलकर हमें बहुत मुनाफा होगा और फिर हम बहुत अच्छा खाना बनवाकर खाएंगे। तुझे भी महंगे वाले दाने खिलाऊंगा। दोनों खाकर फिर से खेतों में जमकर मेहनत करने में लग जाते हैं। शाम को दोनों गोपाल सेठ के घर जाते हैं। हाँ रघु, बोलो कैसे आना हुआ। जी वो मेरे खेत की फसल लगभग तैयार है। अब आपसे कुछ पैसे उधार चाहिए थे ताकि मैं फसल को शहर ले जाकर बेच सकूं। लेकिन अभी हाल ही में तो मैंने तुम्हें बीज और कीटनाशक के लिए पैसे दिए थे। जी बस ये आखिरी उधारी है। इसके बाद तो फसल कट जाएगी, फिर मैं सब पैसे लौटा दूंगा। चलो ठीक है। मुनीम जी, इसे पैसे दे दीजिए। रघु पैसे लेकर खुश हो जाता है। उसने कई सपने सजा रखे थे। एक खेत की फसल से अच्छी रकम कमाकर वो दूसरे खेतों में भी गन्ने की फसल उगाना चाहता था। ये सब सोचते हुए वो वापस घर जाता है। रघु की पत्नी रेखा दोनों को देखकर कहती है, कितनी देर लगा दी आज आपने आने में, अंधेरा होने को आया है। हाँ, आज जरा खेत का काम ज्यादा था ना। क्या फायदा ऐसे ज्यादा काम का। घर में 2 पैसे ज्यादा तो आते नहीं है। बस काम 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 ही बताते रहते हो आप। अब मैं कोई बड़ा अफसर तो हूँ नहीं जो मुझे महीने के महीने तनख्वाह मिल जाएगी। अरे भाग्यवान, मैं एक छोटा सा किसान हूँ और उसी हिसाब से पैसे कमाता हूँ। हमारे पास बस छोटे छोटे 2 खेत ही तो हैं। एक में हल जोतने का काम कर रहा हूँ और दूसरे की फसल बस तैयार है। उसके बाद सब मंगल ही मंगल होगा। पैसे कमाते ही कहाँ हो तुम। बड़े आए। इतना कहकर रेखा गुस्से में वहां से चली जाती है। वो रघु को खाने तक के लिए नहीं पूछती। रघु जाकर ब्रह्मा को चारा डाल देता है और खुद भूखे पेट ही बिस्तर पर चला जाता है। कुछ देर बाद उसका बेटा उसके पास खाने की थाली लेकर आता है। पिताजी, ये लीजिए, खाना खा लीजिए। माँ तो ऐसे ही गुस्सा होती रहती है, मुझ पर भी बहुत गुस्सा करती है। आप दुखी मत हो ना। अरे नहीं बेटा, माँ की बात का कैसा बुरा मानना। आओ साथ बैठकर खाना खाते हैं। रघु खाना शुरू करने ही वाला था कि वो देखता है कि ब्रह्मा ने अभी तक चारा खाना शुरू भी नहीं किया था। दरअसल वो रघु के खाना खाने का इंतजार कर रहा था। रघु उसे देखकर चिल्लाते हुए कहता है, अरे ब्रह्मा, तू अभी तक भूखा क्यों खड़ा है? अरे चारा खा ले। ये देख, मैं भी खाना खाने जा रहा हूँ। रघु के कहते ही ब्रह्मा भी चारा खाने लगता है। ये देखकर रघु का बेटा गगन कहता है, पिताजी, लगता है कि ब्रह्मा आपका परम मित्र है। अच्छा, और वो कैसे बेटा? मैं रोज पाठशाला जाता हूँ ना, तो वहाँ मेरा एक बहुत अच्छा मित्र है। उसका नाम मोहन है। जब दोपहर में खाना खाने का समय होता था, तब वो हमेशा मेरे साथ ही खाता था। उसने मुझसे कहा था कि वो मेरा परम मित्र है।
इसीलिए ब्रह्मा भी आपका परम मित्र है। वो आपके बिना खाना नहीं खाता। बिल्कुल ठीक कहा बेटा। ये मेरा परम मित्र है। ये मेरे बिना कुछ भी नहीं करता और मेरे हर सुख दुख में मेरा साथ देता है। खाना खाकर रघु सो जाता है। अगले दिन जब वो सुबह उठता है तो नजारा देखकर दंग रह जाता है। आंधी तूफान के साथ बहुत भीषण बरसात हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो महीने भर की बरसात आज ही हो जाएगी। रघु को अपनी तैयार हुई फसल की बहुत चिंता सता रही थी। बार बार वो उठकर खेत जाने की सोचता, लेकिन बरसात इतनी भयंकर थी कि कदम अपने आप पीछे हट जाते थे। 2 दिन तक बहुत भीषण बरसात हुई और तीसरे दिन धूप खिली। रघु जल्दी जल्दी ब्रह्मा को साथ लेकर अपने खेत गया। वहां जाकर उसने देखा कि सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी। ये देखकर रघु अपना सर पकड़कर जमीन पर बैठ गया। हे ऊपर वाले, ये सब क्या हो गया? मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। अब क्या होगा? सारी की सारी फसल बर्बाद हो गई है। गोपाल सेठ का कर्जा कैसे चुकाऊंगा अब मैं? रघु एक के बाद एक समस्याएं याद कर रहा था और ब्रह्मा वहीं उसके पास खड़ा था। वो अपने मित्र को दिलासा देना चाहता था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन रघु तो हिम्मत हार रहा था। कुछ देर अपना सर पीटने और रोने के बाद वो वापस घर गया। घर पे रेखा घबराई हुई सी खड़ी थी। आप आ गए? क्या हुआ? फसल ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है। सारी की सारी फसल बर्बाद हो गई है और फसल के साथ साथ मैं भी बर्बाद हो गया हूँ। हे ऊपर वाले, तो अब हम क्या करेंगे? मुझे नहीं पता रेखा। मुझे तो लग रहा है कि ये गांव छोड़कर कहीं दूर भाग जाऊं। इतनी निराशा है इस वक्त मेरे मन में। रघु कुछ और कहता, इसके पहले ही गोपाल सेठ के भेजे हुए 2 आदमी दरवाजे पर आ जाते हैं। कहीं भागने से पहले जरा चलकर गोपाल सेठ से तो मिल लो रघु भाई। उन्होंने तुम्हें याद किया है और हमें दोबारा आना ना पड़े। ये धमकी देकर दोनों आदमी वहां से चले जाते हैं। अब तो रघु की जान ही निकली जा रही थी। अब क्या होगा? उसने जरूर कर्जा वापस मांगने के लिए बुलाया है। अब हम लोग क्या करेंगे? पता नहीं, मैं देख कर आता हूँ। रघु भारी कदमों से गोपाल सेठ के घर जाता है। वो कुछ दूर चलता है और तभी देखता है कि पीछे से ब्रह्मा भी आ रहा था। अरे ब्रह्मा, तू मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहा है भला? मैं किसी दावत में थोड़े ही जा रहा हूँ। चल वापस घर जा। रघु के झनपने के बाद भी जब ब्रह्मा नहीं माना तो मजबूरी में रघु को उसे साथ लेकर जाना पड़ा। गोपाल सेठ के घर पर रघु की तरह ही और कई मजबूर किसान आए हुए थे। सबकी महीनों मेहनत से उगाई गई फसल को इस 2 दिन की बारिश ने बर्बाद करके रख दिया था। हाँ, आओ आओ रघु, बताओ कब चुका रहे हो मेरा कर्ज? सेठ जी, आप तो जानते ही हैं ना, बारिश ने सब बर्बाद कर दिया है। नहीं नहीं, मुझे ये बकवास नहीं सुननी है। मुझे 1 हफ्ते में अपने पैसे चाहिए हैं बस। मालिक, सिर्फ 1 हफ्ता? 1 हफ्ते में मैं पैसे कहां से लाऊंगा मालिक? अगर मेरे पैसे नहीं दे सकते तो अपना घर बार बेच कर लाओ, मगर मुझे अपने पैसे चाहिए। रघु एकदम सुन्न खड़ा था। घर बार बेच देगा तो इस गरीबी के समय में अपने बीवी बच्चों को भला कहाँ लेकर जाएगा। रघु ये सब सोच ही रहा था कि तभी गोपाल सेठ का ध्यान बाहर खड़े ब्रह्मा पर जाता है। अरे सुनो, ये बैल किसका है बाहर? जी मेरा है सेठ जी। ओह, तुम्हारा है क्या? अच्छा, तो एक काम करो, तुम इस बैल को मुझे बेच दो। तुम्हारा कर्जा उसी में निपट जाएगा। बाकी जो बचेगा वो मुझे बाद में दे देना। गोपाल सेठ की बात सुनकर रघु दंग रह जाता है। वो कांपती हुई आवाज में कहता है, क्या? नहीं नहीं सेठ जी, मैं अपने ब्रह्मा को नहीं बेचूंगा। तो फिर ठीक है, मुझे पूरे पैसे 1 हफ्ते में चाहिए, वरना तेरे घर आकर मैं खुद घर खाली करवाऊंगा। अब रघु के सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी थी। उसके लिए आगे कुआं था तो पीछे खाई। बहुत देर तक वो वहीं खड़ा सोचता रहा कि अब आखिर करे तो क्या करे।
और अंत में हालातों के आगे मजबूर होकर उसे अपने परम मित्र ब्रह्मा को गोपाल सेठ को बेचना ही पड़ा। ठीक है सेठ जी, मैं ब्रह्मा को बेचने को तैयार हूँ, लेकिन मैं जल्द ही आपके पैसे लौटाकर उसे वापस ले जाऊंगा। बड़े ही भारी मन से रघु ने ये बात कही थी। उसका जैसे कलेजा ही बाहर निकला आ रहा था। उसने ब्रह्मा के पास आकर प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और उससे कहा, मैं बहुत दुखी हूँ ब्रह्मा, तुमने तो सारी बातें सुनी ही है। मुझे तुम्हें गोपाल सेठ के हाथ बेचना पड़ रहा है, लेकिन तुम फिक्र मत करना, मैं जल्द ही तुम्हें वापस ले आऊंगा। बस तब तक तुम अपना ध्यान रखना और मेरा इंतजार करना। ब्रह्मा भी रघु की जुदाई से खुश नहीं था। जब रघु जाने लगा तो ब्रह्मा उसी को एकटक देख रहा था। दोनों के लिए ये घड़ी बहुत ही दुखद थी, लेकिन आंखों में आंसू लेकर रघु वहां से घर लौट आया। उसने घर आकर सब कुछ रेखा को बताया। अरे तो इसमें ऐसे मुंह लटका कर क्यों बैठे हो? वैसे भी वो बैल कौन सा हमारे बड़े काम का था, अब गया तो गया, उसे छोड़ो और ये सोचो कि फसल बर्बाद हो गई, आगे क्या करना है। रेखा की ऐसी रूखी बातें सुनकर तो रघु और भी दुखी हो जाता है। वो भारी मन से खेत चला जाता है और काम में लग जाता है। 3 दिन बीत जाते हैं और रघु का दुख कम ही नहीं हो रहा था। उधर दूसरी तरफ ब्रह्मा का भी बुरा हाल था। गोपाल सेठ उससे काम कराना चाहता, परंतु ब्रह्मा काम करने का नाम ही नहीं ले रहा था। ओए बैल, चल उठ, मेरी बैलगाड़ी में लाद कर सामान दूसरे गांव ले जाना है। गोपाल के बोलने पर भी ब्रह्मा नहीं उठता। वो जस का तस ढीठ सा बैठा रहता है। ये बैल, इसकी हिम्मत तो देखो, ये मुझसे बगावत कर रहा है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। गोपाल सेठ गुस्से में एक बेंत उठा लेता है और ब्रह्मा को मारने लग जाता है। ब्रह्मा दर्द से चिल्लाता है, लेकिन उसे बचाने वाला कोई नहीं था। काफी देर तक मार खाने के बाद ब्रह्मा वहीं जमीन पर बैठ जाता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे वो अपने मालिक की याद में रो रहा हो। उसे अपने शरीर के कष्ट से कहीं ज्यादा अपने मालिक की जुदाई का मानसिक कष्ट था। ज्यादा नहीं, बस 3-4 दिन अच्छे से मार खाएगा और भूखा रहेगा तो अपने आप दिमाग ठिकाने आ जाएगा इस मूर्ख बैल का। गुस्से में गोपाल वहां से चला जाता है। वहीं पास खड़ा बबलू ये सब देख रहा था। बबलू भी एक किसान था। वो जल्दी से रघु के पास गया। रघु भैया, तुम्हारे प्यारे बैल की तो बड़ी दुर्दशा है गोपाल सेठ के पास। वो काम करने से मना कर देता है और फिर गोपाल सेठ उसे मारते पीटते हैं, खाना भी नहीं देते। ये सब सुनकर तो रघु को बहुत तकलीफ होती है। क्या? नहीं, मैं अपने ब्रह्मा के साथ ये सब नहीं होने दूंगा। मैं उसे बचाकर वापस ले आऊंगा। जब रघु जाकर रेखा को ये सब बताता है, तब रेखा बहुत गुस्सा हो जाती है। क्या क्या कहा तुमने? अब तुम उस बैल को बचाते फिरोगे? एक काम करो, तुम और तुम्हारा बैल ही इस घर में रह लो। अब मुझे वैसे भी ये कंगाली नहीं भा रही है। मैं गगन को लेकर अपने पिता के घर जा रही हूँ। गुस्से में रेखा गगन को लेकर चली गई। अब तो रघु एकदम अकेला पड़ गया था। लेकिन अब जो हो रहा था सो हो रहा था। रघु को अब बस ब्रह्मा की चिंता थी। वो अपने कुछ पुराने मित्रों के पास गया और सबसे थोड़े थोड़े पैसे उधारी पर ले लिए। सब पैसे इकट्ठा करके वो गोपाल सेठ के पास ब्रह्मा को वापस लेने के लिए पहुंच गया। अच्छा, तो तुम्हें ये बैल वापस चाहिए? ठीक है, ले जाओ, लेकिन इतने पैसों से बात नहीं बनेगी। तुम्हें मुझे हर महीने ब्याज देना पड़ेगा और जो सूद बाकी है वो अलग। मुझे मंजूर है सेठ, बस मेरे ब्रह्मा को वापस कर दीजिए। ठीक है, ले जाओ। रघु और ब्रह्मा दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। दोनों का एक दूसरे के प्रति अटूट विश्वास और उनकी मिलन की भावुक घड़ी देखकर आसपास के सभी लोग हैरान थे। दोनों साथी वापस घर आते हैं और जी जान से अपने दूसरे बचे हुए खेत में काम करने में लग जाते हैं। अब इसी खेत की फसल उनकी आखिरी उम्मीद थी। कुछ महीने बाद अच्छी फसल होती है और उन्हें उनकी मेहनत का फल मिलता है। रघु ज्यादा ब्याज देकर भी खुश था, क्योंकि उसका ब्रह्मा उसके साथ था। रेखा भी अपनी भूल सुधारते हुए वापस घर आ जाती है और इसी के साथ
रघु अपने परम मित्र के साथ खुशी खुशी रहता है।